चलो आज हम लोग देखेंगे प्लेन का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा 3D में। बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो है ना बचे हुए हैं वेक्टर से भी रिलेटेड, तो कुछ क्वेश्चंस आपका वेक्टर का भी नहीं बन रहा होगा। तो आज के बाद जो है ना प्लेन में जैसे इंटर करेंगे तो वेक्टर से रिलेटेड भी ना कंसेप्ट इसको कैप्चर करेंगे। वैसे मुझे ये वेक्टर में भी बता था कि प्लेन का इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अभी से आप पैरेलली चलेंगे, वेक्टर भी बताऊंगा आपको, 3D का भी कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है ना, तो जो वेक्टर्स का क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे वो आपको कमिंग लेक्चर्स में बनने लगेंगे। ठीक है आयुष, साहिल। तो देखो प्लेन का इक्वेशन, जैसे लाइन का इक्वेशंस लिखने के लिए क्या चाहिए, हम लोग लाइन का इक्वेशंस लिखने के लिए 11th में बताया था वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। हाँ साहिल, जो है ना स्लोप और पॉइंट की जरूरत है, एकदम आयुष सही बोले हो। स्लोप और पॉइंट की जरूरत है, यानी तो 2 पॉइंट की जरूरत है लाइन का इक्वेशंस लिखने के लिए। तो क्वेश्चंस अराइज होता है कि प्लेन का इक्वेशंस कैसे लिखें और क्या इंफॉर्मेशंस की जरूरत है प्लेन का इक्वेशंस लिखने के लिए। ठीक है, तो देखो मैं प्लेन को पहले डिफाइन किया हूं। इफ ए लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सरफेस लाइज कंप्लीटली ऑन इट देन द सरफेस इज ए प्लेन। कोई भी 2 पॉइंट लो, उसको ज्वाइन करो, और वो जो लाइन है अगर किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे लाई कर रहा है, ठीक है, उसी सरफेस को क्या कहा जाएगा, प्लेन कहा जाएगा। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली पॉइंट क्या होगा, प्लेन पे ही लाई करेगा। तो जितना भी पॉइंट अगर प्लेन पे लाई कर रहा है उसको तुम ज्वाइन करोगे तो उससे जो लाइन डेवलप होगा वो सारे लाइन क्या होंगे, उस सरफेस पे लाई करेगा। उसी सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। प्लेन का इक्वेशंस लिखने के लिए मुझे 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे वो एक प्लेन कैन बी यूनिकली डिटरमिन्ड इफ यू नो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऑन इट। कम से कम अगर 3 पॉइंट पता हो प्लेन पे तो प्लेन का इक्वेशन आप लिख सकते हो। जैसे लाइन का इक्वेशंस लिखने के लिए 2 पॉइंट जरूरत है, कम से कम 2 पॉइंट अगर पता हो लाइन पे तो लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से प्लेन का इक्वेशंस लिखने के लिए कम से कम 3 पॉइंट, 3 से ज्यादा पॉइंट है तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट होना चाहिए प्लेन का इक्वेशंस लिखने के लिए। लेकिन वो तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन कोलिनियर होना चाहिए। बात समझे आयुष, 3 पॉइंट जो प्लेन पे लाई करना चाहिए वो कोलिनियर नहीं होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए। तो 3 पॉइंट होना चाहिए, कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए उस प्लेन पे, या नहीं तो डायरेक्शंस रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड ए पॉइंट ऑन इट, या नहीं तो डायरेक्शंस रेशियो चाहिए। जैसे मान लो बोर्ड प्लेन है तो बोर्ड के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो वेक्टर का अगर डायरेक्शंस रेशियो या डायरेक्शंस कोसाइंस अगर मुझे पता हो और उस प्लेन पे एक पॉइंट अगर पता हो तो प्लेन का इक्वेशंस क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। देखो गौर से देखो, ये जैसे एक प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन हो गया आपका। इस प्लेन को अगर मान लो फिक्स करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो इस तरह से हम रोटेट करेंगे, इस तरह से अगर हम आगे पीछे शिफ्ट करें तो एक चीज श्योर है कि इस नॉर्मल वेक्टर जो होगा ना इस प्लेन का वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्री हो सभी लोग। अगर हम प्लेन को इस तरह से चेंज करें तो इसका नॉर्मल वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल वेक्टर प्लेन पे फिक्स होना चाहिए, नॉर्मल वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन से राइज होता है कि क्या नॉर्मल वेक्टर्स अगर फिक्स हो तो क्या प्लेन फिक्स होगा। नहीं, ये देख रहे हो प्लेन मूव कर रहा है। तो इस प्लेन को फिक्स करने के लिए एक पॉइंट मुझे देना पड़ेगा कि एक पॉइंट से अगर इस प्लेन को पास करवा दे तो फिर क्या होगा, ये प्लेन फिक्स हो जाएगा। यानी प्लेन का इक्वेशंस लिखने के लिए नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शंस रेशियो और फिर उस प्लेन पे एक पॉइंट मुझे पता होना चाहिए। तो 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत है, यानी तो 3 पॉइंट पता होना चाहिए, यानी तो नॉर्मल वेक्टर उस प्लेन पे और उस पे एक पॉइंट सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट चाहिए। ठीक है ना, तो प्लेन का इक्वेशंस लिखा जा सकता है। समझे सभी लोग, इसमें टाइप करो कि प्लेन का इक्वेशंस लिखने के लिए 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत है, कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए उस पे, या नहीं तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और उस पे एक पॉइंट लाई करना चाहिए, एक पॉइंट मुझे पता होना चाहिए, तो हम प्लेन का इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, देखो जितना मैं फॉर्म आपको स्ट्रेट लाइन में बताया हूं, 7 to 8 फॉर्म बताया हूं, उतने ही फॉर्म क्या है प्लेन के इक्वेशंस में भी लिखने के लिए है। तो आपको पहला मैं बता रहा हूं वेक्टर फॉर्म, क्योंकि मैं वेक्टर में नहीं बताया था, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड द नॉर्मल वेक्टर n टू द प्लेन इज।
मैं कह रहा हूं कि अगर प्लेन का इक्वेशंस अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो उस पे एक पोजीशन वेक्टर पता हो, यानी एक पॉइंट पता हो मुझे, और उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर मुझे पता हो। नॉर्मल वेक्टर क्या है, यहाँ n है, तो प्लेन का इक्वेशंस हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, देखो इसका प्रूफ देखो, ये r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 लिखा हो, और डॉट अगर अप्लाई करोगे तो r डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, तो r डॉट एन इक्वल हो जाएगा a डॉट एन, और इसी a डॉट एन ये कांस्टेंट आएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ए भी क्या है, कांस्टेंट है, और वेक्टर एन भी कांस्टेंट है, तो जब इसका डॉट लोगे ना तो एक कांस्टेंट आएगा। लेट्स से उसको मैं डी मान लिया हूं, ठीक है ना, a डॉट एन को डी मान लिया, यानी r डॉट एन इक्वल टू डी, यानी तो r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा प्लेन का इक्वेशंस, प्लेन का इक्वेशंस कहलाएगा ये। हाँ देखो सुमित, देखो समझने की कोशिश करो, इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं। देखो जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक है ना, लेट्स से ये मैं प्लेन मान लेता हूं, जैसे मान लो बॉडी प्लेन है, इस पे क्या है, पोजीशन वेक्टर पता है, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर या तो वेक्टर में इस तरह से लिखेंगे, और कोई पॉइंट है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, x1 y1 z1, ठीक है ना, 3D में अगर लिखना चाहते हो तो मान लो इस पे कोई फिक्स पॉइंट दिया गया x1 y1 z1, यानी तो उसी को मैं पोजीशन वेक्टर a लिख रहा हूं, और एक मूविंग पॉइंट है, इस पे एक मूविंग पॉइंट है जिसको मैं पोजीशन वेक्टर r लिख रहा हूं। तो जो एपी वेक्टर होगा, यही एपी वेक्टर होगा, और जो नॉर्मल वेक्टर है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा n, उसमें आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात समझे, जो एपी वेक्टर होगा वो क्या होगा, बेसिकली पी के पोजीशन में से ए के पोजीशन को माइनस करोगे, ये हो जाएगा r माइनस ए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एपी डॉट एन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात समझे, नॉर्मल वेक्टर्स के अलोंग होगा सर, नहीं सुमित, जो एपी वेक्टर होगा वो नॉर्मल वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो पी पाथ ट्रेस करेगा वो पाथ क्या होगा, प्लेन होगा। मैं बोल रहा हूं कि पी को मूव करो, और ए यहां पे कोई फिक्स है, तो एपी वेक्टर मूव करेगा। मैं बोल रहा हूं कि एपी वेक्टर मूव इस तरह से कराओ, जो नॉर्मल वेक्टर है इसका, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो हमेशा क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जो एपी वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो, तो जो पी पाथ पकड़ेगा वो पाथ क्या होगा, वो प्लेन का इक्वेशन होगा, नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि पी को बोर्ड के प्लेन में ही रखे, तो एपी वेक्टर बोर्ड के प्लेन में ही होगा, और नॉर्मल के साथ अगर परपेंडिकुलर हो जाए, यानी एपी डॉट एन क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एपी वेक्टर जो है ना परपेंडिकुलर हो वेक्टर एन पे। अगर ऐसा हो जाता है तो जो पी का पाथ पकड़ेगा वो पाथ क्या होगा, प्लेन का ही पाथ होगा। कमेंट करो, ये समझ में आया, ये लॉजिक समझ में आया। नॉर्मल वेक्टर्स, ठीक है, कोई पॉइंट ए फिक्स है और पी पॉइंट मूव कर रहा है, तो एपी वेक्टर इस नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो पी पाथ पकड़ेगा वो प्लेन का इक्वेशन होगा। 3D में समझने की कोशिश करो इसको। मैं बोल रहा हूं कि ए फिक्स है और पी मूव कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि पी इस तरह से मूव करे कि एपी वेक्टर जो है नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट अगर 0 हो जाए, यानी एपी वेक्टर नॉर्मल वेक्टर के साथ, ये नॉर्मल वेक्टर के साथ अगर 0 हो जाए, यानी इसका डॉट अगर 0 हो जाए, तो जो पी पाथ पकड़ेगा वो आपको प्लेन का इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे एपी वेक्टर आप पुट कर दोगे तो r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये हो जाएगा r डॉट एन और इक्वल टू हो जाएगा a डॉट एन, ठीक है ना। तो r डॉट एन इक्वल टू, इसको मैं मान लिया हूं d, r डॉट a डॉट एन को मैं d मान लिया हूं, यही आपका प्लेन का इक्वेशन होगा। बहुत लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि r डॉट एन इक्वल टू बेसिकली d प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं ना आपको कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म ये फॉर्म होता है जो जनरल फॉर्म आपको लाइन का बताया हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन का इक्वेशन बता चुका हूं, जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। वहां पे मैं स्लोप बताया था, माइनस a बाई बी होता है इस लाइन का स्लोप। देखो अगर मान लो कि इस r को अगर हम दिखाएं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ठीक है ना, p मूव कर रहा है तो इसके पोजीशन वैरी कर रहा होगा, तीनों कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट। तो पोजीशन वेक्टर r को मैं मान लिया हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ठीक है। और मान लो नॉर्मल वेक्टर को मैं मान लेता हूं
नॉर्मल वेक्टर दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है ना। क्या लगता है इसका आर डॉट एन, प्लेन का इक्वेशन क्या लिखा हूं, आर डॉट एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्या लगता है आर को एन के साथ डॉट लोगे तो क्या आएगा, आर को एन के साथ डॉट लोगे तो नहीं आ जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी हो जाएगा। यही कार्टेशियन फॉर्म में क्या कहता है प्लेन का इक्वेशन। लाइन में अगर याद होगा जेड कोऑर्डिनेट नहीं था, ठीक है ना, तो जब भी अगर तीनों कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होगा एक्स वाई जेड, ठीक है ना, नहीं भी रह सकता है, अगर तीनों कोऑर्डिनेट इक्वेशंस इन्वॉल्व होगा जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये आपका प्लेन का इक्वेशंस कहलाएगा। जैसे हम लोग लाइन का इक्वेशंस लिखते थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो एक्स वाई प्लेन का भी इक्वेशन बोल सकते हो आप, होता है। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आप बोलते थे लाइन का इक्वेशंस होता था किसमें, एक्स वाई प्लेन में। तो आप ये बोल सकते हो वो लाइन जो है ना बेसिकली प्लेन को भी आपको ट्रेवल करेगा, क्योंकि हमेशा एक्स वाई प्लेन में कहीं पे भी लाइन का इक्वेशंस लिखोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आता है। एनीवे तो ध्यान रखना है प्लेन का इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में ये होता है आर डॉट एन इक्वल टू डी, जहां आर क्या है पोजीशन वेक्टर है वेरिएबल का, वेरिएबल पॉइंट पी का, और एन क्या है बेसिकली प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है, और डी कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर मान लो उस पोजीशन वेक्टर पी वेरिएबल पॉइंट को अगर एक्स वाई जेड मानते हो, ठीक है ना, तो आर डॉट एन, एन को आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इसके डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल वेक्टर का अगर एबीसी मानते हो, तो आर डॉट एन इक्वल टू डी होता है प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। यहीं पे अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, डॉट में बता दूंगा वेक्टर में, तो आर डॉट एन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होगा आर डॉट एन, और यही डी के इक्वल है। तो ये आपका प्लेन का इक्वेशन कहलाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। यहां ध्यान रखना है, एक चीज गौर कर रहे होगे, जो एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट, एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट होगा वो बेसिकली डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल टू द प्लेन। सुमित पहले थ्योरी समझने की कोशिश करो, क्वेश्चंस तो बहुत इजीली बन जाएगा। अगर 3D में थ्योरी नहीं समझे ना तो एक भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा। मेनली थ्योरी है 3D में, क्वेश्चंस बहुत इजी है। मैं क्या कर रहा हूं, गौर से सुनो, जो बातें मैं बोल रहा हूं हर एक बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत सारे ऐसा पॉइंट नहीं बता रहा हूं जो कि नहीं समझ में आएगा। मैं आपको स्लोप की बात किया था लाइन में, याद करो, स्लोप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में स्लोप होता है माइनस ए बाई बी। तो जो एक्स वाई का कॉफिशिएंट होता है वही ए बी होता है, और स्लोप जो है ना एक्स वाई के कॉफिशिएंट को गवर्न करता है। जो लाइन में एक्स और वाई का कॉफिशिएंट है ए और बी, वही स्लोप का डायरेक्शन को गवर्न करता था, बात समझे। जबकि प्लेन में क्या होगा, प्लेन में जो कॉफिशिएंट होगा किसका, एक्स वाई जेड का, दैट इज ए बी सी, वो बेसिकली डायरेक्शन रेशियो होगा किसका, नॉर्मल वेक्टर का। प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वही उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। तो जब भी आपको कोई भी कॉफिशिएंट अगर आता है किसी प्लेन का, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट अगर आता है, तो उसको आप बोलोगे कि ये बेसिकली डायरेक्शन रेशियो होगा नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल टू द प्लेन का, ठीक है। तो इसमें आपको जस्ट मैं अभी एक फॉर्म बताया हूं, वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन ये होता है, जहां एन डिनोट करता है नॉर्मल टू द प्लेन वेक्टर को, और जो आर है बेसिकली पोजीशन वेक्टर है जो कि मूव कर रहा है इस प्लेन में। तो आर डॉट एन इक्वल टू डी हो सकता है, या प्लेन का इक्वेशन आर माइनस पोजीशन वेक्टर ए डॉट एन इक्वल टू, यहां ध्यान रखना है ये पोजीशन वेक्टर है, आर भी पोजीशन वेक्टर और ए भी पोजीशन वेक्टर है, जबकि आर माइनस ए एक वेक्टर है। तो किसी वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर के साथ अगर डॉट 0 हो रहा है, तो जो आर जो पाथ पकड़ेगा, जो पोजीशन वेक्टर आर जो पाथ पकड़ेगा वही क्या कहलाएगा, प्लेन का इक्वेशंस कहलाएगा। कमेंट करो, ठीक है ना। इस थ्योरी में अगर कहीं पे नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। रब करें इसको। तो 2-3 बातें मोटा मोटी है जो ध्यान रखोगे। प्लेन का इक्वेशंस के लिए मिनिमम मुझे 3 पॉइंट चाहिए, यानी तो नॉर्मल वेक्टर और 1 पॉइंट चाहिए। अगर इस दोनों में से कोई एक पॉइंट अगर इंफॉर्मेशन पता हो तो प्लेन का इक्वेशंस लिख सकते हैं। पहला मैं आपको वेक्टर फॉर्म बताया, आर डॉट एन इक्वल टू डी होता है, ठीक है ना। तो चलो इसको रब करते हैं और देखते हैं अगला फॉर्म।
देखो दूसरा फॉर्म जो होगा जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म जो प्लेन का इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म में ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। प्लस डी लिखो या इक्वल टू डी लिखो, कांस्टेंट को आप किधर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। यही कहलाएगा प्लेन का इक्वेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एबीसी मीनिंगफुल होगा, कौन बताएगा? एबीसी क्या है बेसिकली? यहाँ एबीसी बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शंस रेशियो है, वेर एबीसी आर डायरेक्शंस रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। जिसको तुम जो बोलना चाहो बोल सकते हो, स्लोप बोलो या जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ये डायरेक्शंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट होगा वही डायरेक्शंस रेशियो होगा नॉर्मल टू द प्लेन। ये इसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं प्लेन का इक्वेशंस। क्या बोलते हैं इसको? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। ये हो गया दूसरा फॉर्म। देखो तीसरा, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through x1 y1 z1। हम जानना चाहते हैं एक पॉइंट अगर दिया गया हो तो प्लेन का इक्वेशंस कैसे लिखोगे। हम जानना चाहते हैं कि अगर एक पॉइंट दिया गया हो प्लेन पे तो प्लेन का इक्वेशंस क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा यही मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through x1 y1 z1 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 और plus c into z minus z1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यही कहलाएगा प्लेन का इक्वेशंस पासिंग थ्रू x1 y1 z1, ठीक है। जहां एबीसी क्या है तो ये लिखने वाली बात है नहीं, ऊपर में मैं लिख चुका हूं। where ABC are directions ratio of normal to the plane, ठीक है ना। किसी नॉर्मल वेक्टर का, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अगर उसी के डायरेक्शंस रेशियो को एबीसी डिनोट कर रहा है। तो ये तो आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये तो मैं वेक्टर फॉर्म से प्रूफ किया हूं। इसको प्रूफ करें थर्ड को, क्योंकि डायरेक्टली लिखने से काम नहीं चलेगा। अब जो ना मतलब कैसे लिखा गया ये भी जानना जरूरी है, सिर्फ छापने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना भी पड़ेगा। ये वाला जनरल फॉर्म तो मैं बता दिया हूं, r.n इक्वल टू डी से ही आया, लेकिन ये फॉर्म देखो इसी से आया, जो दूसरा वाला लिखा है ना उसी से आया। देखो इसका मैं प्रूफ कर देता हूं आपको। प्रूफ देखो, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, अभी जस्ट बताया प्लेन का इक्वेशन ये होता है। अब इस प्लेन पे बेसिकली पास कर रहा है, इस प्लेन से जो है x1 y1 z1 पास कर रहा है, तो क्या करेगा बताओ? इस प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ax1 प्लस by1 और प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। बात समझे? यहां से d निकालोगे तो माइनस ax1 माइनस by1 और माइनस cz1 हो जाएगा, और ये d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो मैंने एक प्लेन जनरल फॉर्म में ज्यूम कर लिया, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। और क्योंकि फाइंड आउट करना था प्लेन का इक्वेशन जो x1 y1 z1 से पास कर रहा हूं, एकदम सुमित स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और x1 y1 z1 क्या करेगा? इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कर दिया और यहां से d निकाल लिया। इसमें d पुट करोगे तो क्या होगा? इसमें d अगर सब्स्टिट्यूट करते हो इक्वेशन 1 में तो बताओ क्या होगा? ax प्लस by प्लस cz और माइनस हो जाएगा ax1 माइनस by1 माइनस cz1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो इसमें और इसमें अगर हम कॉमन ले लें क्या a, तो नहीं आ जाएगा x माइनस x1, और इसमें अगर हम b कॉमन ले लें ये आ जाएगा y माइनस y1, और इसमें अगर हम c कॉमन ले लें ये हो जाएगा z माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक है। यही आपका प्लेन का इक्वेशंस होगा। इसमें एक वेरिएबल घट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 4 कांस्टेंट है a b c d, तो कोई भी एक पॉइंट दिया गया तो एक वेरिएबल घट गया, d का वैल्यू निकल गया, तो d का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, तो क्या बच जाएगा? ओनली वेरिएबल बचेगा, ओनली एबीसी। अगर नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन का पता हो
यानी उसका डायरेक्शंस रेशियो पता हो नॉर्मल वेक्टर का एबीसी का, तो आप वेक्टर प्लेन का इक्वेशंस लिख सकते हो। हाँ एकदम सही, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, हाँ वो भी लिख सकते हो सुमित। डी आप राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो या डी आप लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो। कमेंट करो, समझना है इसका प्रूफ, बढ़े आगे। तो जब भी एक पॉइंट दिया गया हो तो प्लेन का इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। और ध्यान रखना जो एबीसी है बेसिकली नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शंस रेशियो है, बेसिकली कंपोनेंट है किसी नॉर्मल वेक्टर का एबीसी, ठीक है ना। तो देखो फोर्थ, पहले सारा फॉर्म लिखा देता हूं फिर मैं उसके बाद क्वेश्चंस ले लेता हूं, ठीक है ना। यार मेरा मार्कर जो है ना, अच्छा इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखोगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, थ्री नॉन मुझे प्लेन का इक्वेशंस लिखना है पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर मान लो उस प्लेन पे अगर 3 पॉइंट दिया गया हो तो प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखोगे? देखो बहुत इजी होगा, जैसे मैं आपको बताया हूं स्ट्रेट लाइन में, अगर स्ट्रेट लाइन पे अगर 2 पॉइंट दिया गया हो तो फिर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बहुत इजी होगा प्लेन का इक्वेशन लिखना हो तो मान लेता हूं लेट ए x1 y1 z1 b x2 y2 z2 and c x3 y3 z3 with the 3 points lies on the plane, ठीक है। मैं अज्यूम कर लिया हूं कि 3 पॉइंट जो है प्लेन पे लाई कर रहा है, तो मुझे प्लेन का इक्वेशंस लिखना है, यही ना। तो देखो मैं डायरेक्टली प्रूफ करके लिख रहा हूं, जैसे मान लेता हूं ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, इस पे हमारे पास 3 पॉइंट है, एक है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2 और तीसरा पॉइंट है x3 y3 z3, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। ऑब्वियसली जब आप प्लेन का इक्वेशंस लिखोगे तो एक वेरिएबल पॉइंट लोगे, ठीक है ना, एक वेरिएबल पॉइंट लोगे p x y z। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो AP वेक्टर होगा, क्या होगा? AP वेक्टर होगा, जो AB वेक्टर होगा और जो AC वेक्टर होगा, ये तीनों वेक्टर मैं A से इनिशिएट कर रहा हूं, आप चाहो तो B से भी कर सकते हो इनिशिएट तीनों वेक्टर को, या आप चाहो तो C से भी इनिशिएट कर सकते हो। तो क्या ये लिखना गलत होगा क्या कि AP वेक्टर, AB वेक्टर एंड AC वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या होंगे? कोप्लानर होगा, ठीक है ना। ये तीनों वेक्टर आपस में क्या होंगे? कोप्लानर होगा। और कोप्लानिटी का कंडीशन क्या बताया था? अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट AP वेक्टर, AB वेक्टर और AC वेक्टर, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होना चाहिए। एग्री हो सभी लोग? इस तीनों वेक्टर से बनने वाला जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होगा, वो 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होता है तो जो P पाथ पकड़ेगा वो पाथ क्या होगा? प्लेन का इक्वेशंस होगा, ठीक है आयुष। तो बताओ, ये बताया था AP वेक्टर क्या होगा? AP वेक्टर हो जाएगा, दैट इज AP वेक्टर आप जब निकालोगे यहां से AP वेक्टर हो जाएगा P के पोजीशन में से x को घटाओगे तो x माइनस x1 i कैप, और ये जगह y माइनस y1 j कैप, और ये जगह z माइनस z1 k कैप। उसी तरह से AB वेक्टर निकालोगे तो क्या होगा? x2 माइनस x1 i कैप, उसी तरह से हो जाएगा y2 माइनस y1 j कैप, और प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1, ठीक है ना, k कैप हो जाएगा। और उसी तरह से AC वेक्टर निकालोगे तो AC वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x3 माइनस x1 i कैप, और प्लस y3 माइनस y1 j कैप, और प्लस हो जाएगा z3 माइनस z1 k कैप, ठीक है ना। ये समझ में है सभी को? AB वेक्टर निकालोगे तो B के पोजीशन को A में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, AB वेक्टर B के पोजीशन में से A को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और AC वेक्टर,
और इसका स्केलर टिप ऑफ प्रोडक्ट क्या बताया था, वेक्टर याद है? इसका स्केलर टिप ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कोफिशिएंट इसका इसमें आ जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसी तरह से हो जाएगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए। जो x y z जो पाथ पकड़ेगा वो पाथ क्या होगा, प्लेन का इक्वेशंस होगा। याद करो, मैं डिटर्मिनेंट्स फॉर्म आपको लाइन में भी बताया। तो आप 3 पॉइंट दिया गया हो तो सबसे बेटर तरीका ये होगा कि कोई भी 3 वेक्टर जनरेट कर लो एक वेरिएबल पॉइंट मान करके, उसका स्केलर टिप ऑफ प्रोडक्ट जीरो कर दो, यानी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो एक्स वाई जेड जब सॉल्व करोगे तो एक्स वाई जेड में जो रिलेशन आएगा वही आपका प्लेन का इक्वेशंस कहलाएगा। हाँ सुमित, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के फॉर्म में आ जाएगा, प्लस डी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज गौर करोगे, कोई भी पॉइंट जो इनिशिएट करोगे वो पॉइंट तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से इनिशिएशन होना चाहिए। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि इस तीनों वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। हाँ, वो पॉइंट आप फ्री हो, कोई भी चूज कर सकते हो। वो पॉइंट आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, सी ले सकते हो। अगर बी लेना चाहते हो तो बीपी वेक्टर, बी ए वेक्टर, बी सी वेक्टर का स्केलर टिप ऑफ प्रोडक्ट जीरो कर दोगे तो वहां से जो एक्स वाई जेड में रिलेशन आएगा वही रिलेशन इस प्लेन को डिनोट करेगा। ठीक है, समझे? 3 पॉइंट दिया गया हो तो प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। थियरी जो है ना पढ़ लो, बहुत इजी क्वेश्चंस रहता है। मतलब जो 3D पढ़ के नहीं जाता है ना, समझो बहुत मुश्किल है उससे। मेंस क्या, कोई भी बोर्ड भी क्लियर करना बहुत मुश्किल है। 3D जितना बार देखो, थियरी कितना इजी है और इसका क्वेश्चंस उससे भी इजी है। अगर आप लाइन पढ़े हो ना तो समझो कि लाइन ही है बेसिकली। जितना फॉर्म हम लोग लाइन में लिखवाए हैं उसी तरह जो ना उतने फॉर्म प्लेन में भी है। बड़े आगे रब करें इसको। उसके बाद देखो कितना नंबर होगा, ये 5th फॉर्म होगा ना, 5th होगा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन cutting intercept A B C, ठीक है, on x axis, y axis and z axis. Z axis is, बताओ क्या होगा प्लेन का इक्वेशंस। The equation of plane cutting the intercept A B C on x axis, y axis, z axis respectively is, hopefully एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बताओगे आप। नहीं सुमित, प्रूफ नहीं पूछता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं। सिर्फ छापने से काम नहीं चलेगा ना। ये फॉर्मूला सब आपको बुकलेट में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जानना चाहोगे ना ये कैसे लिखा होगा, ये प्रूफ कैसे किया होगा। कोई बताएगा मुझे प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जिसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। एकदम सही है श्रेयांश, एकदम सही है। ये होगा x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1। जो लाइन पढ़ा है ना उसको प्लेन बहुत इजी लग रहा होगा। ये होगा आपका प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लेता हूँ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट यानी a 0 0 है, y एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट 0 b 0 हो जाएगा और z एक्सिस पे इंटरसेप्ट इसका 0 0 c होगा।
इस तीनों पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा उसी प्लेन का मुझे इक्वेशन चाहिए, मुझे इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो कर दे प्रूफ। ऑब्वियसली इस पे 3 पॉइंट पता है, तो चौथा पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट हम ले लेंगे P। चौथा इस प्लेन पे वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई जेड, और AP वेक्टर और AB वेक्टर और आपका AC वेक्टर, ये तीनों वेक्टर जो हम इनिशिएट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कोप्लानर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जो AP वेक्टर होगा क्या होगा, P के पोजीशन में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे A का पोजीशन तो x माइनस ए आई कैप, अब प्लस हो जाएगा y माइनस 0 तो k कैप, अब प्लस हो जाएगा z k कैप। उसी तरह से अगर आप फाइंड आउट करोगे AP निकाल लिया और AB वेक्टर निकालोगे तो क्या होगा, AB वेक्टर निकालोगे ये हो जाएगा a माइनस 0 यानी a आई कैप, और 0 माइनस b तो माइनस b j कैप, और प्लस हो जाएगा k कैप तो होगा नहीं। उसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे AC वेक्टर। तो AC वेक्टर क्या होगा, 0 माइनस ए तो माइनस a आई कैप हो जाएगा, और 0 माइनस 0 तो j कैप तो है नहीं, और 0 माइनस c तो ये k कैप हो जाएगा। यानी इस तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे तो i j का कोएफिशिएंट तो x माइनस a, और ये y है, ये z है, और AB का a i का कोएफिशिएंट a है, और j का कोएफिशिएंट माइनस b है, और k का कोएफिशिएंट 0 है, और AC वेक्टर का i का कोएफिशिएंट माइनस a है, j का कोएफिशिएंट 0 है, और k का कोएफिशिएंट माइनस c है। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, समझे। इसको एक्सपैंड कर लो डायरेक्टली, तो x माइनस a इंटू डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन जानते हो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, bc माइनस 0, और ये माइनस y इंटू, ठीक है ना, ये माइनस ac, ठीक है ना, और ये माइनस 0 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा z टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 0, और ये माइनस ab हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा BCX माइनस ABC, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ACY, और ये माइनस हो जाएगा ABZ इक्वल टू 0। सही है, कहां गलती किया हूं, कहीं ना कहीं गलती किया हूं, माइनस y ये तो प्लस आ गया, z इंटू 0, और ये माइनस AB हो जाएगा। AC वेक्टर निकालोगे तो क्या होगा, a माइनस 0 a का AC वेक्टर निकालोगे ये हो जाएगा a आई कैप, सॉरी ये प्लस है, ठीक है ना, a आई कैप AC वेक्टर, और फिर माइनस CJ कैप, तो ये बेसिकली प्लस में होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से BCX अब प्लस हो जाएगा ACY, अब प्लस हो जाएगा ABZ इक्वल टू क्या हो जाएगा ABC, ठीक है। इस ABC को राइट साइड सेंड कर दिया, और ABC से अगर हम डिवाइड कर दें XY प्लस YB प्लस ZYC इक्वल टू नहीं बना जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, जो ABC डिनोट कर रहा है वो डायरेक्शन, कोई बताएगा इस लाइन का डायरेक्शंस रेशियो क्या है, कौन मुझे बताएगा कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा इस प्लेन का उसका डायरेक्शंस रेशियो क्या होगा। यहाँ ABC तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट होगा, बात समझे। यहाँ पे जो x इंटरसेप्ट होगा a होगा, यानी x एक्सिस को a पे कट कर रहा होगा, y एक्सिस को b पे कट कर रहा होगा, z एक्सिस पे c पे कट कर रहा होगा। कौन मुझे बताएगा इस प्लेन का डायरेक्शंस रेशियो क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शंस रेशियो क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसका डायरेक्शंस रेशियो क्या होगा, कौन मुझे बताएगा। अब सोचो, इतना रामायण गथ दिए लेकिन अभी भी वहीं पे अटका हुआ है, कोई टाइप नहीं कर रहा है। अरे भाई स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, जिसको मैं डायरेक्शंस रेशियो नाम दिया हूं। नॉर्मल वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। अभी जस्ट बताए हैं और भूल गए, जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 में मैं आपको नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या बताया हूं, टाइप करो श्रेयांश, आयुष। अरे अभी जस्ट बताया जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट होता है वही नॉर्मल, अरे नॉर्मल वेक्टर
मान लीजिए नॉर्मल वेक्टर है जिसका डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, ठीक है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या बताया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 बताया। तो एबीसी जो डिनोट करता है वो बेसिकली नॉर्मल वेक्टर को डिनोट करता है। इसी को मैं तो लिखा था r डॉट एन इक्वल प्लस डी इक्वल टू 0। ये होगा अगर कोई r वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर अगर एक्स वाई जेड है तो इसका डॉट लोगे, कोई वेक्टर a जो है जिसका पोजीशन x1 y1 z1 है, तो जो ए आर वेक्टर और इसका 90 डिग्री होना चाहिए ना, तो ए पी डॉट एन, जब ए पी डॉट एन 0 करोगे तो ए पी वेक्टर का डॉट अगर एन लोगे तो जो एबीसी होगा और जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट होगा वही एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट नॉर्मल वेक्टर का नहीं आयुष। अरे डायरेक्शंस रेशियो किसी नॉर्मल वेक्टर का एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को बोलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, जो किसी प्लेन का जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट होगा उसको हम लोग डायरेक्शंस रेशियो बोलते हैं। तो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, हाँ एकदम एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, 1/a 1/b 1/c। हाँ सही है एकदम आयुष, एकदम BC AC AB होगा, क्योंकि तुम ABC से डिवाइड करोगे तो 1/a 1/b 1/c हो जाएगा। एकदम आयुष सही हो, क्योंकि ये रेशियो है। इसका जो डायरेक्शंस रेशियो होगा नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शंस रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/a 1/b 1/c। दैट इज, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर AC से मल्टीप्लाई कर दोगे तो BC, ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा AB। एकदम सही है। तो एक्स वाई जेड का ध्यान रखो भाई, कितना बार बोलूं, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को ही स्लोप बोलेंगे, कुछ भी बोलो या डायरेक्शंस रेशियो। वहां पे माइनस ए बाई बी स्लोप बोलते थे, यहाँ स्लोप वर्ड ना बोल करके हम लोग डायरेक्शंस बोल रहे हैं। तो जो डायरेक्शंस को गवर्न करेगा नॉर्मल वेक्टर का, जो डायरेक्शंस होगा, जो नॉर्मल वेक्टर है उसका जो डायरेक्शंस रेशियो होगा वो बेसिकली एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट ही होगा। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1/a है, और y का कोएफिशिएंट 1/b है और z का कोएफिशिएंट 1/c है। तो यही बेसिकली नॉर्मल वेक्टर्स का डायरेक्शंस रेशियो होगा। यानी तो आप BC AC AB भी बोल सकते हो, क्योंकि ये रेशियो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझे सभी लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ABC इंटरसेप्ट होगा। अगर पूछे कि ABC क्या है तब आप बोलोगे कि x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट होगा। रब करें इसको, ABC इंटरसेप्ट होगा, जबकि 1/a 1/b 1/c डायरेक्शंस रेशियो होगा नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन का। चलो ओके, ये 5वां फॉर्म हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म बता ही दिया हूं। उसका बाद देखो छठा नॉर्मल फॉर्म। अच्छा एक चीज मैं पूछूं कि इक्वेशन ऑफ वाइजेड प्लेन क्या होगा? कौन मुझे बताएगा वाइजेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, हम लोग लाइन के इक्वेशंस लिखते थे तो मैंने ये भी बताता था कि लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्या लिखेंगे। तो ये बोर्ड डिफाइंड वाइजेड प्लेन का डायरेक्शंस कोसाइंस या क्या लिखवाया था? नहीं तो श्रेयांश, वाइजेड प्लेन पे y और z कंपोनेंट 0 होगा, ओनली x कंपोनेंट होगा, तो x इक्वल टू 0 होगा। yz प्लेन का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगा, इसका जो डायरेक्शंस रेशियो है 1 0 0 होगा। अब सोचो तुम yz प्लेन ले रहे हो, जैसे
जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो वाई जेड प्लेन ये हो गया, ठीक है ना। तो वाई जेड प्लेन पे वाई जेड प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, वो नॉर्मल वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में नहीं होगा। प्लेन का इक्वेशंस बेसिकली एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट होता है वो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो भी डिनोट करता है। तो वाई जेड प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो ऑब्वियसली नॉर्मल वेक्टर ओनली एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, तो इसका 1 0 0 होगा, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका x का कोएफिशिएंट 1 होगा और y z का कोएफिशिएंट 0 होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ zx प्लेन क्या होगा, अब तुम बता दोगे। zx प्लेन का y इक्वल टू 0 हो जाएगा और इक्वेशन ऑफ xy प्लेन का जो इक्वेशन होगा z इक्वल टू 0 होगा। ये क्लियर है सभी को? एक बार टाइप कर दो, बात समझे। yz प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा नॉर्मल वेक्टर का 1 0 0 होगा। तो ऑब्वियसली x का कोएफिशिएंट 1 होगा और y और z का कोएफिशिएंट 0 है, तो yz इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये फिक्स प्लेन होगा जिसका इक्वेशन आप ध्यान रखोगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा। प्लेन का इक्वेशन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा, मुझे इसको रब नहीं करना चाहिए था। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। मुझे प्लेन का पैरेलल चाहिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये प्लेन मुझे चाहिए, ये प्लेन चाहिए जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शंस में हो। तो इसका जो बेसिकली इस नॉर्मल टू द प्लेन होगा, इसका एक्स कंपोनेंट नहीं होगा। हाँ श्रेयांश सही बोले हो, डी तुम 0 ले लियो, एकदम सही है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ए 0 होगा, यानी बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होगा। यहाँ ए आपका 0 होगा। ये समझ में आए सभी को, ए क्यों 0 ले रहे हैं। मेरा देखो, मेरा जो ये थंब है मैं मान लेता हूँ प्लेन है, तो ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, तो प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये प्लेन को रोटेट करोगे तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इस नॉर्मल वेक्टर के पास एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ वाई जेड कंपोनेंट होगा। श्रेयांश को समझ में आ गया? आयुष और लोगों को समझ में आया कि ए का वैल्यू क्यों 0 हुआ? क्योंकि कोई प्लेन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लोगे तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके पास एक्स एक्सिस का कंपोनेंट नहीं होगा, ओनली वाई जेड कंपोनेंट होगा, इसलिए ए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप पकड़ लिए होगे कि मुझे अगर लिखना हो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगा। ऑब्वियसली पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वाई कंपोनेंट 0 होगा, यानी ax प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम फाइंड आउट करना हो कि बोले कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस क्या होगा, तो पैरेलल टू जेड एक्सिस में क्या होगा, सी 0 हो जाएगा, यानी ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ सी 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपको बी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एकदम सही है आयुष, ठीक है। ये सब आपको डायरेक्टली जो है ना पूछ सकता है एग्जाम में कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस प्लेन का इक्वेशंस निकालो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो 8वां, बहुत सारे फॉर्म हो गया, ठीक है ना, ये सब बहुत रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म हो गया। अच्छा मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू
अगर कोई प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी ध्यान रखना डी 0 होगा उसका इसमें। सो डी 0 ले लोगे तो ऑब्वियसली ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ओरिजिन से ये प्लेन क्या करेगा, पास करेगा। तो जब भी आपको बोले कि ओरिजिन से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशंस लिखो तो ऑब्वियसली डी को 0 कर देना है। सो डी का यहाँ कोई मीनिंग नहीं होगा, डी सिर्फ मीनिंगफुल इतना ही होगा अगर डी 0 नहीं है तो वो प्लेन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, और अगर डी 0 है तो वो प्लेन ओरिजिन से पास करेगा। एग्री हो सभी लोग? बढ़े अगले पॉइंट पे। ओके चलो, उसका देखो नॉर्मल फॉर्म, प्लेन का इक्वेशंस नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में जो होता है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी होता है, ठीक है। वेयर पी क्या होगा बेसिकली, वेयर एलिमेंट जो होगा एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन होगा। देखो डायरेक्शंस कोसाइन के भी टर्म में प्लेन का इक्वेशन लिखा जाता है। डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ऑफ द नॉर्मल टू द, ठीक है, प्लेन। एंड पी क्या होगा, एंड पी इज द पॉपुलर डिस्टेंस, P is the popular distance of plane, ठीक है, from origin। हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े हैं नॉर्मल फॉर्म। तो जब भी आपको अगर एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, अगर डायरेक्शंस कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 के अगर इक्वल है तो एलिमेंट को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर वो कोएफिशिएंट है किसी प्लेन का तो जो राइट हैंड साइड है बेसिकली वो डिनोट करेगा ओरिजिन से डिस्टेंस को, उस प्लेन का, प्लेन के पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस को डिनोट करेगा ओरिजिन से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब देखो मैं स्ट्रेट लाइन में भी बताया था कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म को, जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म। हाउ टू कन्वर्ट जनरल टू नॉर्मल फॉर्म। स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग कन्वर्ट करके बताया। कोई भी अगर जनरल फॉर्म में उसका नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे। मान लो ये प्लेन का इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, डी को राइट साइड ले जाओगे तो ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी जेड इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा। अगर डी पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव बनाओगे क्योंकि ये डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और दोनों तरफ डिवाइड कर दो किससे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ठीक है, इंटू एक्स, और माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, और माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। बात समझे क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले डी को राइट साइड लेके चला गया तो माइनस डी, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव बना लोगे तो मान लो डी अगर पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड है पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैं ऐसे किया हूँ, ठीक है। तो डी को पॉजिटिव कर दिया और फिर दोनों तरफ क्या किया हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दिया हूँ, और इसी को इस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। नहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन जेड और इक्वल टू पी हो जाएगा, जहां पी क्या होगा, पी इसके इक्वल होगा, जहां पी इक्वल होगा बेसिकली डी अपॉन अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा। याद करो, मैं डिस्टेंस में बताया था आपको, किसी लाइन से ऑरिजिन का डिस्टेंस जो लिखवाया था, ऑरिजिन उस लाइन में पुट करोगे तो सी आएगा, और अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है, किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हम लोग जो निकालते थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कोई लाइन है, तो ऑरिजिन से अगर उस लाइन का पॉपुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे, ऑरिजिन को उस लाइन में सेटिस्फाई करवाते थे, तो क्या आता था सी, और अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। श्रेयांश पढ़ा हुआ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अभी नहीं बताया हूँ लाइव में, आयुष पिछला लाइव में बताया था मैं, लाइन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है अनु। तो यही जो पी जो होगा डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पॉपुलर डिस्टेंस डिनोट करेगा ऑरिजिन से। एनीवे ध्यान रखो कि जब भी आपको जनरल फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करना है तो डी को राइट साइड ले जाना है, दोनों तरफ अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, और इसी जो x का कोएफिशिएंट आया इसी को L बोलते हैं, y का कोएफिशिएंट ये m होगा, और जो z का कोएफिशिएंट होगा, सॉरी जो z का कोएफिशिएंट होगा वो आपको n बोलते हैं। तो Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, यानी किसी भी प्लेन को अगर आप डायरेक्शंस रेशियो को डायरेक्शंस कोसाइन के टर्म में कन्वर्ट कर देते हो कोएफिशिएंट, तो राइट हैंड साइड मीनिंगफुल हो जाएगा, वो जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है वो मीनिंगफुल हो जाएगा। वो मीनिंगफुल क्या होगा, वो बेसिकली प्लेन का डिस्टेंस को डिनोट करेगा ऑरिजिन से, प्लेन का पॉपुलर डिस्टेंस डिनोट करेगा ऑरिजिन से। बात समझे? स्ट्रेट लाइन अगर पढ़े हुए हो पूरा तो ही आप कनेक्ट कर पाओगे इस पॉइंट को। रब करें इसको, जस्ट एक और 2 पॉइंट है उसको लिखवा ही देता हूं, मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आपका। फिर मान लो इक्वेशन ऑफ प्लेन लेना हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 इज, क्या लिख सकते हो? मान लो एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया, और उसी प्लेन के पैरेलल अगर दूसरा प्लेन अगर लेते हो तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या ले सकते हो? ऐसे बहुत सारा प्लेन हो सकता है जो इस प्लेन के क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। तो उस प्लेन का इक्वेशन जो होगा वो होगा बेसिकली ax प्लस by प्लस cz और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। प्लस लेमडा लिखो या इक्वल टू लेमडा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली डी चेंज होगा, एकदम श्रेयांश सही बोले हो, जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शंस रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर कोई प्लेन अनदर प्लेन के पैरेलल अगर लेना हो तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शंस रेशियो वही रह जाएगा, सिर्फ डी के जगह लेमडा लगा दोगे। ये बात भी मैं स्ट्रेट लाइन में आपको बताया हूं, ठीक है ना, इस लाइव लेक्चर में नहीं, प्रीवियस लाइव लेक्चर में मैं आपको बताया हूं। अभी तो लाइन चल ही रहा है, लाइन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऑलमोस्ट सारा पॉइंट मैं लिखवा दिया हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0। याद है लाइन में क्या लिखवाया था? ये होता है d1 माइनस d2 का मॉड वैल्यू अपन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एज इट इज है जैसे हम लोग लाइन में लिखे हैं। सो दो प्लेन के बीच के, दो प्लेन अगर पैरेलल है तो इसका डायरेक्शंस की रेशियो है abc, दोनों प्लेन का क्या होगा? सेम होगा। इस दोनों प्लेन के बीच का अगर पैरेलल प्लेन के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो वो होगा कांस्टेंट का डिफरेंस का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये मैं आपको स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग लिखवाते हैं कि ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा लाइन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0।
तो जो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है C1 माइनस C2 अपन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, श्रेयांश को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बार बार इसलिए टाइप कर रहा है। श्रेयांश जो है ना स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ चुका है। So vector equation of plane normal to the unit vector n cap and at a distance p from the origin is ये हो जाएगा r dot n cap इक्वल टू p। अगर मान लो कि नॉर्मल वेक्टर, अगर वो एक यूनिट वेक्टर है, जो नॉर्मल के डायरेक्शंस में जो वेक्टर है वो अगर यूनिट वेक्टर है, तो जो राइट हैंड साइड जो होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन को डिनोट करेगा। इसी तो मैं बोला था नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म में लिखा हूं। हाँ एकदम श्रेयांश सही बोल रहे हो, 3D जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन, सिर्फ जेड कंपोनेंट यहाँ एक्सटेंड हो जाता है। देखो ये मैं अभी जस्ट बता रहा था आपको, नॉर्मल फॉर्म ही बता रहा हूँ, जबकि वेक्टर के फॉर्म में बता रहा हूँ। इसको देखो मैं प्रूफ भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू द यूनिट वेक्टर एन कैप एंड एट ए डिस्टेंस p फ्रॉम द ऑरिजिन। अगर किसी प्लेन का डिस्टेंस ऑरिजिन से p है और मान लो नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर n कैप है, तो प्लेन का इक्वेशन होगा r डॉट n इक्वल टू p। देखो इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। जैसे मैं बताया हूं कि प्लेन का इक्वेशंस क्या होता है, r डॉट n इक्वल टू d होता है। ठीक है, तो यहां पे जो मैं n लिखा था बेसिकली n है क्या, ai प्लस bj प्लस ck है, नहीं है। इसका n का मैग्नीट्यूड क्या होगा, n का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। तो क्या करोगे, दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बोथ साइड बाय n का मैग्नीट्यूड, n के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, क्या होगा r डॉट n अपॉन n का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन n का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा। तो r डॉट n, इसको n कैप लिख सकता हूं, n अपॉन n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो इसी को n कैप बोलते हैं, और d अपॉन, और n का मैग्नीट्यूड क्या है बेसिकली, ये है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो r डॉट n इक्वल टू क्या होगा, इसी को तो मैं p बोला, पॉपुलर डिस्टेंस कहलाता है। यहाँ p क्या है बेसिकली d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। याद है, जैसे मान लो ax प्लस by और प्लस cz और प्लस d इक्वल टू 0, ये कोई प्लेन है, ठीक है ना, ये कोई प्लेन है, और ऑरिजिन से इसका अगर डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, जैसे ओपी डिस्टेंस निकालना हो, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, पॉपुलर डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना तो वो कैसे निकालते थे स्ट्रेट लाइन में, याद है 0 0 0 इसमें पुट करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, ये क्या आएगा d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर याद हो तो स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस इसी तरह निकालते थे, पॉपुलर डिस्टेंस। अब प्लेन में भी ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो, किसी पॉइंट से अगर प्लेन का पॉपुलर डिस्टेंस निकालना हो तो उस पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करवा दो, और अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिनोट करेगा d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को, ये बेसिकली किसी प्लेन का डिस्टेंस को डिनोट करेगा ऑरिजिन से। ठीक है, समझे सभी लोग? तो ये ऑल अबाउट थियरी है प्लेन का। अब देखो इस पे क्वेश्चंस, कितना डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आता है।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे सो दैट पॉइंट A111, ठीक है, B 0 -1 0, C 2 1 -1 and D 3 3 0 are coplanar. Also find the equation of plane containing them. इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए कंटेनिंग दैट। कैसे निकालोगे? सो दैट द पॉइंट 1 1 1 0 -1 0 2 1 -1 and 3 3 0 are coplanar. Also find the equation of plane containing them. 4 पॉइंट दिया गया, बोल रहा है कि प्रूफ करने के लिए चारों पॉइंट कोप्लानर होगा। और फिर अगर ये चारों पॉइंट कोप्लानर है तो बोल रहा है एकदम 3 प्लेन उससे पास करने वाला प्लेन का इक्वेशंस लिखो। तो इसमें मेथड ये होगा कि कोई भी 3 पॉइंट ले लोगे, ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशंस लिख लोगे और चौथा पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो प्रूफ हो जाएगा कि चारों पॉइंट क्या होंगे, कोप्लानर होंगे। वेक्टर पे भी आपको बताया था कि 4 पॉइंट कोप्लानर कब होता है। इससे जो बनने वाला डायग्राम बनेगा ट्रेपीजियम बनेगा। अगर वो ट्रेपीजियम का एरिया अगर आप 0 दिखा देते हो तो प्रूफ हो जाएगा कि चारों पॉइंट क्या होंगे, कोप्लानर होगा। तो देखो इसमें कोई 3 पॉइंट लेकर के प्लेन का इक्वेशंस मैं लिखता हूं। मेरे को कुछ नहीं पता, कोई फॉर्मूला हम यूज नहीं करने वाले हैं। 3D में कोई फॉर्मूला नहीं होता। देखो A पॉइंट मान लेता हूँ 1 1 1, ठीक है, B पॉइंट मान ले लेता हूँ 0 -1 0 और मैं C पॉइंट ले लेता हूँ 2 1 -1 दिया गया है। एक मैं P पॉइंट ले लेता हूँ x, y, z, ठीक है ना। अब कोई भी इनिशियल पॉइंट मान लो, मैं B को ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो पहले BP वेक्टर निकालो, BA वेक्टर निकालो और फिर उसी तरह से BC वेक्टर निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले BP वेक्टर अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, B पोजीशन को B से माइनस करोगे x i कैप प्लस y प्लस 1 j कैप और प्लस हो जाएगा z k कैप, ठीक है ना। उसी तरह से BA वेक्टर फाइंड आउट करोगे, A के पोजीशन में से इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा i कैप और 1 माइनस माइनस प्लस 2 j कैप और प्लस हो जाएगा k कैप। उसी तरह से हम BC वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 2 i कैप, ठीक है ना। 1 माइनस माइनस तो प्लस 2 j कैप और ये माइनस k कैप। और अगर ये भी C तीनों कोप्लानर, ये वेक्टर तीनों कोप्लानर है तो इसका स्केलर टू प्रोडक्ट, ठीक है ना, 0 होना चाहिए। अच्छा एक से ध्यान रखना, वेक्टर को जो इनिशिएट कर रहे हो तो वो कांस्टेंट से ही करोगे, इधर A से या B से C से, P से नहीं करोगे, नहीं तो कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगा। तो BP BA BC यानी तो आप AP AB AC यानी तो आप CP CA CB का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या करोगे, 0 कर दोगे। अब ये तीनों वेक्टर को प्लानर है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करोगे। दैट मींस इसका कोएफिशिएंट जो होगा, जो BP का कोएफिशिएंट है वो x y प्लस 1 और z, ठीक है। और BA वेक्टर का 1 2 1 और BC वेक्टर का 2 2 माइनस 1, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो बताओ इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर लोगे तो ये हो जाएगा -4 और फिर माइनस y प्लस 1 इंटू हो जाएगा -1 और -2 तो -3 हो जाएगा और प्लस z इंटू 2 - 4 तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा -4x और ये माइनस माइनस प्लस 3y प्लस 3 हो जाएगा और -2z इक्वल टू 0, ठीक है। तो -4x माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x -3y और प्लस 2z और -3 इक्वल टू 0। यही प्लेन का इक्वेशन होगा जो इस तीनों पॉइंट से पास कर रहा होगा, ठीक है ना। अब चेक करोगे चौथा पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं। तो 3 3 0 अगर पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 0, तो जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा क्या होगा, 3 पुट करोगे तो 12 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा और z 0 पुट करोगे तो दिख रहा है क्लियरली 0 हो रहा है। तो क्लियरली फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट 3 3 0 3 3 0 4 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
lies on this plane. ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि hence 4 points are कोप्लानर. ये चारों पॉइंट क्या होंगे? कोप्लानर होंगे. और फिर मैं प्लेन का इक्वेशंस भी लिख दिया हूं. ठीक है, एग्री हो सभी लोग? समझ में आया ये क्वेश्चंस? एक चीज आप ये भी कर सकते थे, BA क्रॉस BC का डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्मल वेक्टर की तरफ होगा. BA और BC को क्रॉस करते तो BA क्रॉस BC नॉर्मल टू द प्लेन होगा वेक्टर, तो डायरेक्टली नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा. ठीक है ना? XYZ का कोएफिशिएंट निकल गया तो प्लेन का इक्वेशंस लिख दो, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0. तो ABC निकल गया है, और D निकालना तो एक पॉइंट सेटिस्फाई करके निकाल सकते हो. एनीवे मैं लेता हूं कुछ और क्वेश्चंस इस टाइप से, अल्टरनेट मेथड से भी बना सकते हो. जैसे इस क्वेश्चंस को बताओ कैसे बनाओगे. जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3, 5 and cutting equal intercept on the coordinate axis. कैसे बताओगे? कैसे निकालोगे इसको? बोल रहा है प्लेन का इक्वेशंस निकालो जो 2, 3, 5 से पास कर रहा है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कोप्लानर. सर बट कोप्लानर, हाँ 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट ऑलरेडी इस प्लेन पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. आप पुट करके देख लो, 1, 1, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, 0, -1, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा. पुट करके देख सकते हो. 2, 1, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि इसी तीनों पॉइंट से हम प्लेन निकाले हैं. तो जब इस 3 पॉइंट ABC पॉइंट को यूज कियो, फर्स्ट 3 पॉइंट को आप यूज कियो, तो प्लेन का इक्वेशन आ गया. तो प्लेन पे लाई कर रहा है ना ये तीनों पॉइंट, तीनों पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा ही. और चौथा पॉइंट अब इस पे सेटिस्फाई करके देख रहे हैं कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो चौथा पॉइंट में x के जगह 3, y के जगह 3, z के जगह 0, 3, 3, 0 जब हम पुट कर रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है. हाँ एकदम सेकेंड मेथड से भी प्रूफ कर सकते हो. देखो कैसे श्रेयांश, इसको मैं रब करूं. यस, इसका मैं पिक ले लेता हूं. देखो श्रेयांश, सेकेंड मेथड से ही आप ये कर सकते हो. जैसे इस पे कोई 3 पॉइंट है, जैसे A11 है, इसी क्वेश्चन को अगर बनाना हो, B अगर दिया गया 0, -1, 0 और C दिया गया 2, 1, -1. ठीक है ना? तो क्या करोगे? कोई 2 वेक्टर आप जनरेट कर लो, BA वेक्टर और BC वेक्टर. तो बताओ BA वेक्टर क्या होगा? BA वेक्टर हो जाएगा दैट इज 1 - i कैप, और ये प्लस 2j कैप और प्लस k कैप. और उसी तरह से BC वेक्टर जनरेट कर लोगे, तो BC वेक्टर हो जाएगा 2i कैप और ये प्लस 2j कैप और फिर ये माइनस k कैप हो जाएगा. तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो बेसिकली BA क्रॉस BC हो जाएगा. नहीं होगा? जो नॉर्मल वेक्टर होगा BA क्रॉस BC होगा. BA क्रॉस BC करोगे इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा. तो ये वेक्टर कैसे निकालोगे? I J K और BA का कोएफिशिएंट दैट इज 1, 2, 1 और ये जगह 2, 2, -1. ठीक है? इसको एक्सपैंड करोगे डायरेक्टली तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा दैट इज i कैप इनटू
-2 -4, -2 -2 -4 हो जाएगा, और फिर -j कैप, ठीक है ना, तो -1 -2 तो -3 हो जाएगा, और प्लस k कैप, और ये हो जाएगा तुमको, ठीक है, 4 -2 तो ये +2k कैप हो जाएगा। यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो -4i + 3j और +2k कैप, और यही जो कॉफिशिएंट आया ना, बेसिकली नहीं लिख सकते हो ax + by + cz + d = 0, ठीक है। तो x का कॉफिशिएंट -4 है, y का कॉफिशिएंट 3 है तो 3y, और z का कॉफिशिएंट 2 है 2z, और + d = 0। और d निकालना है तो कोई भी पॉइंट एक पॉइंट से पास करवा दोगे, जैसे मान लो ये पॉइंट से पास करवा देता हूँ, तो x 0 हो जाएगा, ये y -3 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से d का वैल्यू निकल गया, तो d आ गया 3, d इसमें पुट कर दो, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा -4x + 3y + 2z और +3 = 0। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 4x -3y -2z -3 = 0। देखो मैच कर लो, ये इक्वेशन आया होगा, समझे श्रेयांश? सब किसी दो वेक्टर अगर पता हो ना, प्लेन पे अगर दो वेक्टर पता हो तो खटाक से क्रॉस मारो, जैसे ही क्रॉस मारोगे तो जो वेक्टर आएगा नॉर्मल टू द प्लेन आ जाएगा, और नॉर्मल टू द प्लेन का जो कंपोनेंट होगा यही तो एबीसी होता है ना, -4 3 2, तो 3 कांस्टेंट तो डायरेक्टली आ जाएगा, और डी निकालना है तो कोई एक पॉइंट को जो भी मन करे पुट कर दो, डी निकल जाएगा, पुट कर दोगे प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ओके, लो, ठीक है ना, क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं हुआ। सॉरी, इस सेकेंड क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे? बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 3 कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो प्लेन का इक्वेशन x/a + y/a + z/a = 1 ले लोगे। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एबीसी क्या लेना ना, इक्वल ले लेना है, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट बनाना है। यही प्लेन होगा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा होगा, और ये 2 3 5 से पास कर रहा है, तो इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, a का वैल्यू यहाँ से 10 आ गया, इसमें पुट कर दोगे x + y + z = 10 हो जाएगा, समझे? तो प्लेन का इक्वेशन होगा x + y + z = 10। बढ़े आगे, देखो थर्ड क्वेश्चन, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point -3 -3 1, ठीक है, and perpendicular to the line joining the points ठीक है, perpendicular to the line joining the points 2 6 1 and 1 3 0। कैसे फाइंड आउट करोगे? बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -3 -3 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 6 1 एंड 1 3 0। बोले एक प्लेन का इक्वेशंस निकालो जो -3 -3 1 से पास कर रहा हूं, और जब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लेन पे क्या आ रहा है, पर्पेंडिकुलर आ रहा है। तो देखो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, जैसे मान लो ये प्लेन है, तो प्लेन के पर्पेंडिकुलर यानी क्या होगा, जैसे मान लो ए है 2 6 1 और जो बी है 1 1 3 1 3 0, तो ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर जो भी है, ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर इससे पास कर रहा है ये प्लेन -3 -3
1 से। तो पॉइंट तो पता ही है, अगर नॉर्मल वेक्टर पता चल जाए तो प्लेन का इक्वेशंस लिख सकते हैं। नहीं श्रेयांश, ये पॉइंट है, -3 1 से पास कर रहा है प्लेन, और बोल रहा है जब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है। मतलब कहना ये चाह रहा है क्वेश्चंस को, जो बी ए वेक्टर है वो जो डायरेक्शन होगा नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। नॉर्मल टू द प्लेन जो होगा वो बेसिकली बी ए के डायरेक्शन में होगा या ए बी के डायरेक्शन में होगा। तो बी ए वेक्टर क्या होगा, ए के पोजीशन को बी से सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा आई कैप, और 6 - 3 यानी 3j कैप, और फिर हो जाएगा 1 - 0 दैट इज प्लस के कैप। बात समझे? सो नॉर्मल वेक्टर का ये डायरेक्शन होगा, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, x + 3y प्लस z + d = 0। ये प्लेन का इक्वेशन होगा। यही एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट ले लेंगे, और डी से डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दिया गया एक पॉइंट कि -3 - 1 से ये प्लेन पास कर रहा है, तो प्लेन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ से डी का वैल्यू हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये डी का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो x + 3y और प्लस z + 11 = 0 हो जाएगा। ये आपका प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे श्रेयांश, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो r डॉट i कैप + 3j कैप प्लस k कैप और प्लस 11 = 0। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। वेक्टर r को लिखोगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और इसका जब तुम डॉट निकालोगे ना तो यही आएगा, x + 3y + z आएगा। ठीक है, और प्लस 11 तो एज इट इज लिखा हूं। चलिए कुछ देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 4th क्वेश्चन है कि नहीं जी, प्लेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन find the equation of plane parallel to x plus 5y minus 4z plus 5 = 0। ठीक है, and cutting intercept on the axis whose sum is 150। बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू x + 5y minus 4z plus 5 = 0 एंड कटिंग इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। एक्सिस का मतलब तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, जिसका सम दिया गया 150 के इक्वल। तो बोल रहा है कि प्लेन का इक्वेशन निकालो। बोला वैसा प्लेन का इक्वेशन निकालो जो इस गिवन प्लेन के पैरेलल हो, और जिसका x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पे जो उसका सम ऑफ इंटरसेप्ट है वो बेसिकली 150 के इक्वल है। तो बोला प्लेन का इक्वेशंस क्या होगा, क्या लिखते हो, इसका सॉल्यूशंस क्या लिखोगे? हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन इज, क्या लिखोगे, x + 5y minus 4z प्लस लेमडा, ये इक्वल टू लेमडा लिख सकते हो। ठीक है ना? कांस्टेंट को हटा करके लेमडा से कनेक्ट कर दोगे, समझ में आए? प्लस लेमडा या इक्वल टू लेमडा लिख दोगे। यही प्लेन होगा जो गिवन प्लेन के पैरेलल होंगे। इसका क्योंकि डायरेक्शन रेशियो चेंज नहीं किया हो, ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर का 1 5 - 4 यहाँ पे भी है और 1 5 - 4 यहाँ पे भी है। तो जो गिवन प्लेन है और जो ये प्लेन लिखा हूं वो दोनों प्लेन क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। अब देखो लेमडा, इसको ऐसे लिख सकते हो, लेमडा से अगर डिवाइड कर दूं x/λ प्लस 5y/λ और माइनस 4z/λ इक्वल टू 1। ठीक है ना? यहां से इस तरह से लिख सकता हूं x/λ और प्लस y/λ/5। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा, -4 से डिवाइड कर देंगे तो z/-λ/4 इक्वल टू 1। अब बोलो ऐसे क्यों लिखे हो? यही तो x इंटरसेप्ट कहलाएगा ना लेमडा, और λ/5 y इंटरसेप्ट होगा और -λ/4 क्या होगा, z इंटरसेप्ट होगा। इसी का सम दिया गया 150 के इक्वल, यानी λ प्लस λ/5 अब माइनस λ/4, ये सम जो है 150 के इक्वल दिया गया। यहां से देखना लेमडा निकल जाएगा, लेमडा का वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो देखना 3000/19 आएगा। ठीक है ना?
तो 3000/90, और ये लैम्डा का वैल्यू अगर इसी प्लेन में पुट कर दोगे तो नहीं आ जाएगा प्लेन का इक्वेशन। लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। समझे? एकदम सब श्रेयांश टाइप कर रहा है और लोगों को लगता है एकदम साइलेंटली बैठा हुआ है। आयुष, अनु, समझ में आ रहा है? रेज करो, कहीं पे डॉट है तो रेज करो। जानते हो थ्योरी बहुत इजी है, बशर्ते आपको थियरी समझ में आना चाहिए। थियरी अगर समझ गए ना तो फिर समझो बहुत इजी होता है इसका क्वेश्चंस। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चंस को बताओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू I cap plus J cap plus K cap and I cap minus J cap and passing through 112। मतलब प्लेन का इक्वेशंस निकालो जो इस वेक्टर के पैरेलल है, I cap plus J cap plus K cap एंड I cap minus J cap के पैरेलल है और जो 112 से पास कर रहा हो, तो उस प्लेन का इक्वेशंस क्या होगा? कैसे बनाओ? क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके बनाओ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करके बनाओ? दोनों तरीका से बना सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करो, दोनों मेथड से आप बना सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट देखो, क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। मुझे बोल रहा है कि इस प्लेन का इक्वेशंस लिखो जो दो वेक्टर दिया गया है, एक का डायरेक्शन वेक्टर A इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ठीक है ना, ये वेक्टर इसके डायरेक्शन में, और एक अनदर वेक्टर है B जो प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या लगता है A क्रॉस B मारोगे तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? A क्रॉस B जो हो जाएगा I J K 1 1 1 और ये जगह 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा I कैप 0 माइनस माइनस प्लस 1 और ये जगह माइनस J 0 माइनस 1 और प्लस होगा K कैप माइनस 1, ये माइनस 2 हो जाएगा। ये जगह I कैप और माइनस माइनस प्लस J कैप और माइनस 2 K कैप। तो नॉर्मल वेक्टर्स का डायरेक्शंस कोसाइन 1 1 माइनस 2 आ गया। तो प्लेन का इक्वेशन क्या लिखोगे? x प्लस वाई माइनस 2z प्लस d इक्वल टू 0, और d निकालने के लिए दिया गया कि 112 से ये पास कर रहा है, तो 112 क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 प्लस 1, ठीक है ना, और माइनस 4 प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे तो d का जो वैल्यू आएगा ये आपको 2 माइनस 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा राइट साइड। तो इसमें 1 में पुट कर दोगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे d का वैल्यू, तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। समझे? और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से बनाना रहता तो फिर क्या करते हैं? हम लोग एक पॉइंट दिया गया है और एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं, एपी वेक्टर और वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। हाँ, एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं और एक फिक्स पॉइंट दिया गया तो उससे एपी वेक्टर निकाल लेते हैं, और ए और बी वेक्टर दिया गया तो उस तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। तो वैसे भी आप बना सकते थे, ठीक है। अच्छा, इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन
परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस 2j कैप minus k cap and passing through 0 0 0। कौन मुझे बताएगा इसका? सोचो क्या हो सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। बोल रहा है ऐसा प्लेन निकालो जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और ऑरिजिन से पास कर रहा हो। क्या लगता है होना चाहिए इक्वेशन? वैसा प्लेन का इक्वेशंस निकालना है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और ऑरिजिन से पास कर रहा हो। हाँ, नॉर्मल वेक्टर गिवन है। एकदम सही है, नॉर्मल वेक्टर गिवन है तो ऑब्वियसली प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 2y माइनस जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और क्योंकि ये ऑरिजिन से पास कर रहा है तो ऑरिजिन सेटिस्फाई करेगा। तो ऑरिजिन जब सेटिस्फाई करवाओगे तो यहाँ से डी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा और डी का वैल्यू पुट कर दोगे तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0 का। यही प्लेन होगा जो वेक्टर, ये वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल होगा उस प्लेन पे और ऑरिजिन से पास कर रहा होगा। ठीक है, क्या हाल है? सब उसी टाइप का क्वेश्चंस दिया गया कुछ। चलो एक वेक्टर का ले लेता हूं, जैसे थर्ड देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन r dot 2i cap plus j cap और minus 2k cap, ठीक है, इक्वल टू 2 एंड r dot i cap plus 2j cap और प्लस 2k cap, ठीक है, इक्वल टू 1 एंड पासिंग थ्रू the point 111 बोला एक वैसा प्लेन का इक्वेशंस निकालो जो दो गिवन प्लेन पे जो वेक्टर के फॉर्म में है, परपेंडिकुलर है और पास कर रहा है 111 से। तो प्लेन का इक्वेशंस क्या होगा? कैसे फाइंड आउट करोगे? दो परपेंडिकुलर प्लेन पे लाइक कर रहा है, ठीक है, दो परपेंडिकुलर प्लेन है, दो परपेंडिकुलर प्लेन पे लाइक करने वाला प्लेन क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। क्या लगता है श्रेयांश, क्या होना चाहिए? जैसे देखो ये प्लेन है, ये दो प्लेन है, ठीक है ना। इस दो प्लेन पे जो है ना परपेंडिकुलर है, इस दो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो क्या लगता है ये प्लेन बोल सकते हो इस दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है श्रेयांश। तो ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर किधर होगा? जैसे एक प्लेन दिया गया, इसका नॉर्मल वेक्टर n1 है और इसका नॉर्मल वेक्टर n2 है। ये दो प्लेन है, इस दोनों प्लेन पे मुझे परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए। ये प्लेन मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया गया, जब प्लेन का इक्वेशन पता है इसका नॉर्मल वेक्टर ये हो जाएगा और दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये होगा। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये पता है और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है। क्या लगता है n1 क्रॉस n2 करोगे, n1 क्रॉस n2 करोगे, n1 और ये n2 इसका क्रॉस करोगे तो इसके डायरेक्शन में जाएगा जो इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन को डिनोट करेगा। सोचना, ये इस बात को सोचना। जैसे मैं कह रहा हूं कि पहला प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन है वो 2i प्लस जे माइनस 2k कैप है और दूसरे प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो i कैप प्लस 2j कैप
प्लस 2k कैप। तो जो n होगा बेसिकली n1 क्रॉस n2, ये क्या डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा नॉर्मल वेक्टर टू द टू प्लेन। जो दोनों प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, इस दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के पॉपुलर जो प्लेन फाइंड आउट करना है, अंडरस्टूड ना? चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा i j k और ये जाएगा 2 1 माइनस 2 और फिर हो जाएगा 1 2 2। इसका क्रॉस निकाल लो, ये हो जाएगा i 2 माइनस 2, ये 6 हो जाएगा और माइनस j क्या 4 माइनस माइनस 2 प्लस 6 और प्लस हो जाएगा k कैप इंटू 4 माइनस 1, ये 3 हो जाएगा। तो जगह 6 i कैप और माइनस 6 j कैप और प्लस हो जाएगा 3 k कैप। तो जो आपका प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा 6x माइनस 6y और प्लस 3z और प्लस d इक्वल टू 0। और d निकालने के लिए दिया गया कि 1 1 1 से ये पास कर रहा है, तो 1 1 इसको सेटिस्फाई करवा देंगे, प्लस 3 प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा -3 और d का वैल्यू -3 इसमें पुट कर देंगे तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा 6x माइनस 6y प्लस 3z और प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 से जाओ तो डिवाइड कर दो, तो जगह 2x माइनस 2y प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशंस होगा जो दो गिवन प्लेन पे क्या होंगे, पॉपुलर होगा और फिर 1 1 1 से क्या कर रहा होगा, ये पास कर रहा होगा। ठीक है, समझे सभी लोग? तो चलो प्लेन का इक्वेशंस का क्वेश्चंस बनाओगे अगर कहीं मिलता है तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग प्लेन से रिलेटेड और भी थ्योरी देखेंगे, प्लेन और पॉइंट के बीच का थ्योरी देखेंगे।